बच्चों हम एनसीईआरटी कक्षा 10th के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, जो क्या है, प्रकाश की ही घटनाएं हैं। और जिसके पिछले वीडियो में बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि वस्तुएं हमें किस कारण से दिखाई देती हैं, इस प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। और प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं बच्चों, उनके रंग हमें परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने ये देखा था कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रकाश की क्या प्रकृति होती है, जिसके लिए बच्चों डी ब्रोगली नामक जो वैज्ञानिक था उसने बताया था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, यानी उन्होंने डल नेचर बताया था। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है। उसके बाद में बच्चों हमने देखा था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करने के लिए घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। उसके बाद में बच्चों हमने कुछ प्रश्न है उनको हल करके देखा था। आज बच्चों हम इस चैप्टर के भाग 2 के अंदर परावर्तन, जो क्या है, प्रकाश की ही एक घटना है, उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम प्रकाश की परावर्तन की घटना का अध्ययन करने से पहले ये देखते हैं कि प्रकाश की कुछ घटनाएं, जैसे हम ये देखें कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी हम अगर मिरर में हमारी इमेज जो देख रहे हैं वो क्या है, प्रतिबिंब है। इसी तरीके से बच्चों गाड़ियों के अंदर जो साइड में जो दर्पण लगा होता है वो भी क्या होता है, उत्तल दर्पण, जो हम आगे देखेंगे कौन कौन से प्रकार होंगे उनके। उसके बाद में इसी तरीके से गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसके अंदर भी दर्पण लगा होता है, यानी उनके द्वारा क्या बनते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसी तरीके से बच्चों हम ये भी देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना, यानी आकाश में हमें जो तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं बच्चों, वो भी प्रकाश की ही एक घटना का उदाहरण है। इसी तरीके से बरसात के समय, यानी जब बारिश हो रही होती है तो जब उनकी जो बूंदें होंगी वो प्रिज्म की भांति काम करती हैं और आकाश में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, यानी रेनबो दिखाई देता है बच्चों। और उस रेनबो के रंगों का हम जो सुंदर नज़ारा देखते हैं वो भी प्रकाश की एक घटना पर ही आधारित होता है, और जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और इसी तरीके से जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो अपने पथ से मुड़ जाती है, वो भी एक प्रकाश की ही घटना है। और इन जो उदाहरण हमने अभी देखे उनका भी क्या है, इन घटनाओं के द्वारा ही व्याख्या की जा सकती है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रकाश से संबद्ध अनेक अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना। तो बच्चों आकाश में जो हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं वो होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन की घटना क्या होती है, इसका मतलब यह है कि हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं और विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों अपवर्तन की घटना के अंदर क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो पृथककारी तल से टकराकर वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तित हो जाता है। और तारों का टिमटिमाना हमें इसी घटना के कारण दिखाई देता है, यानी तारों से आने वाला जो प्रकाश है जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है और उस समय उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है, और इसी कारण से बच्चों हमें ये जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी मिरर में जो हम हमारा चेहरा देखते हैं और वो जो छवि हमें दिखाई देती है वो भी क्या है, एक प्रतिबिंब है। इसी तरीके से गाड़ियों के साइड में जो दर्पण लगा रहता है बच्चों, उससे पीछे आने वाले वाहन दिखाई देते हैं जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है, यानी पीछे से आने वाले वाहन का जो प्रतिबिंब है वो उस दर्पण के अंदर दिखाई देता है। तो इस तरीके से दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। उसके बाद में बच्चों जैसे इंद्रधनुष के सुंदर रंग, यानी ये आकाश में हमें रेनबो दिखाई दे रहा है और इसके ये कलर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों बरसात के समय क्या होता है, ये जो बरसात की जो बूंदें होती हैं वो एक प्रिज्म की भांति काम करती हैं, और जब प्रकाश की किरण उस बूंद से टकराता है तो क्या हो जाएगा, वो 7 रंगों की पट्टी के अंदर विभाजित हो जाता है। और रंगों का जो क्रम है वो हमने देखा था बच्चों, वो होता है VI BG Y O और R। और ये रंगों का जो क्रम होता है बच्चों वो होता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर जो वॉयलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, और जो रेड कलर होता है बच्चों उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है। और इस इंद्रधनुष के अंदर यानी इस रेनबो के अंदर भी हमें ये 7 रंग दिखाई देते हैं, और इसी कारण से हम इसके सुंदर नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। तो ये घटना भी क्या है, प्रकाश के
घटना ही है जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, यानी जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है और वो किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और टकराने के पश्चात वह अपने पथ से मुड़ जाती है, तो ये भी बच्चों प्रकाश की ही एक घटना है, जैसे विवर्तन। तो इन सब उदाहरणों का अध्ययन हम क्या करते हैं, प्रकाश की ही घटनाओं के माध्यम से करते हैं। और इन घटनाओं की हम उन्हीं घटनाओं के माध्यम से, यानी जो हम परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, इनके माध्यम से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हमने कहा तारे टिमटिमाते, तो ये तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये मैंने बताया प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। आदि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन आदि गुणों की सहायता से इन परिघटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। यानी जो हमने यहाँ एग्जाम्पल आपको बताए, उनकी व्याख्या हम प्रकाश की ही इन घटनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, परावर्तन, यानी ये परावर्तन जो प्रकाश की ही एक घटना है जिसका हम यहाँ विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जैसे आपको गेम्स का पीरियड आता है और आपको क्या कर दिया जाए, यानी बॉल दे दी जाए, आपको खेलने के लिए कहा जाए, तो आप जैसे बॉल को किसी दीवार पे फेंकते हो, तो दीवार से मारकर जब आप बॉल को खेल रहे हो, यानी दीवार क्या है, एक अपारदर्शी माध्यम हो गया, और वो बॉल हमने मान लिया कि आने वाली प्रकाश की किरण है। जब वो प्रकाश की किरण उस अपारदर्शी दीवार से टकराती है, तो टकराने के पश्चात बच्चों वह अपने वापिस उसी माध्यम के अंदर लौट आती है, और यही घटना होती है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। तो हम यहाँ परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ होगा जो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ होता है, से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, उसी माध्यम, सपोज करो वो आने वाली प्रकाश की किरण है, उसका माध्यम वायु है, तो जो वो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम का मतलब क्या है कि उस माध्यम के अंदर भी क्या रहेगा, माध्यम वायु ही रहता है जब प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है, और ये घटना बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब बच्चों इस चीज को समझते हैं हम इस डायग्राम के माध्यम से। यानी हमने कहा कि एम डैश ये क्या हो गया, एक परावर्तक पृष्ठ है और जिसपे उच्च कोटि की पॉलिश की गई है। उसके बाद में बच्चों ये इस परावर्तक पृष्ठ पर ओ बिंदु जो हमने शो कर रखा है वो है बच्चों आपतन बिंदु, और यहाँ पे ए जो आ रही है किरण वो क्या है, आने वाली प्रकाश की किरण है, और जिसे हम बच्चों कहते हैं आपतित किरण। और ये आपतित किरण है, ये बच्चों इस परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर टकराती है और टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है, और ये किरण बच्चों कहलाती है परावर्तित किरण। और इस परावर्तक पृष्ठ पर बच्चों 90 डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा खींची गई है और जिसे हमने एन डैश से शो कर रखा है, ये होता है बच्चों अभिलंब। अब हम देखते हैं कि आपतित किरण है वो परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है और टकराकर उसी माध्यम में लौट रही है, इसका मतलब इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में बच्चों हम ये देखते हैं कि जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके मध्य का जो कोण होता है बच्चों उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और इसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में जैसे परावर्तित किरण हो गई और अभिलंब हो गया, इसके मध्य जो कोण बनता है बच्चों उसको कहा जाता है परावर्तन कोण। तो इस तरीके से ये कौन सी घटना हो गई, प्रकाश के परावर्तन की घटना हो गई, और जिसको हमने डायग्राम से भी समझ लिया और इसकी परिभाषा है वो किस तरीके से लिखनी है ये भी समझ लिया। तो बच्चों आपको परावर्तन और अपवर्तन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। परावर्तन का मतलब है कि आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है, और अपवर्तन के अंदर हम परिभाषा पढ़ेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो वो होती है बच्चों अपवर्तन की घटना, और ये हमने पढ़ा है परावर्तन की घटना। नेक्स्ट देखो बच्चों, परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तक जो पृष्ठ है उसके अंदर जैसे हमने समतल दर्पण है या गोलीय दर्पण है या कोई चमकदार सतह है, उसको भी हम परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण एवं कोई चमकदार सतह है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करती है और जिसके ऊपर बच्चों उच्च कोटि की पॉलिश की जाती है। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम।
अब बच्चों इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमने कहा एम डैश क्या है, परावर्तक पृष्ठ है और जिस पर उच्च कोटि की पॉलिश की गई है, और ये ओ है बच्चों आपतन बिंदु, और ये आने वाली प्रकाश की किरण जिसे हम कहते हैं आपतित किरण, और ये परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात परावर्तन की घटना के द्वारा ये अपने उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है और इस किरण को हमने कहा परावर्तित किरण, और इसके 90 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे बच्चों हमने कहा अभिलंब। अब ये जो परावर्तन की जो नियम होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपतित किरण यानी आने वाली प्रकाश की किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जैसे ये हमने मान लिया क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये आने वाली प्रकाश की किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण है वो हमें एक ही तल में यानी इस ब्लैक बोर्ड पर एक ही तल में हमें दिखाई दे रही है। इसी तरीके से बच्चों इसके दूसरे नियम के अंदर क्या आ जाएगा, यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण जिसे हम बच्चों कहते हैं आपतन कोण, और जिसे हम स्मॉल आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से बच्चों परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, और जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि आपतन कोण का जो मान है बच्चों वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। सपोज करो हमने मान लिया कि आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो इस तरीके से जो परावर्तन कोण होगा उसका मान भी बच्चों कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसी तरीके से बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसका मान लिया हमने आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये आगे बच्चों परावर्तन के नियम। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमने पहला नियम पढ़ा था कि आपतित किरण ये वाली हो गई, अभिलंब ये वाला हो गया, और परावर्तित किरण ये एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। दूसरा नियम बच्चों हमने पढ़ा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान है वो बराबर होता है। आपतन कोण को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, और परावर्तन कोण को मैंने आपको बताया स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने यही देखा बच्चों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान है वो बराबर होता है। तो हम इन्हें लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई इक्वल होता है कोण आर के। और ये चीज मैंने आपको बता दी कि कोण आई किसे कहा जाता है, आपतन कोण को, और कोण आर है वो कहा जाता है परावर्तन कोण को। और आपको ये भी बता दिया कि आपतन कोण किस किस के मध्य बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में बनता है, और जो परावर्तन कोण होता है बच्चों वो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में बनता है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़े, परावर्तन के नियम पढ़े। नेक्स्ट देखो बच्चों, परावर्तन की जो नियम हमने पढ़े हैं वो गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उन पर लागू होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं परावर्तन के प्रकार। तो ये जो परावर्तन की घटना हमने पढ़ी है बच्चों, ये परावर्तन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अब नियमित है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो क्या करेगी, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर निश्चित दिशा के अंदर परावर्तित हो जाती है। और इस तरीके से हम देखें तो जो विसरित परावर्तन है वो हमें नाम से ही लग रहा है कि आने वाली जो प्रकाश की किरण है जब वो परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर विसरित हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, और वो परावर्तन बच्चों कहलाता है विसरित परावर्तन। तो हमें यहाँ समझ में आ गया नियमित का मतलब क्या है कि उसकी जो निश्चित दिशा होगी परावर्तित किरण की, और विसरित के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों कि अलग अलग दिशाओं के अंदर वो परावर्तित किरण है वो विसरित हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, जो हमने परावर्तन के प्रकार बताए हैं। अब बच्चों परावर्तन के अंदर हम देखते हैं नियमित परावर्तन का जो प्रकार है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और टकराने के पश्चात निश्चित दिशा के अंदर परावर्तित हो जाती है। अगर हम मिरर के अंदर हमारा फेस देखते हैं बच्चों, तो जो हमारा फेस हमें दिखाई दे रहा है वो तो होता है नियमित परावर्तन, और जब हम दर्पण में हमारा चेहरा देखते हैं तो चेहरे के साथ जो हमें आसपास की जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो होता है बच्चों विसरित परावर्तन। तो इस तरीके से आपको ये इनके प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो नियमित परावर्तन के अंदर हम
जैसे देखते हैं दर्पण में चेहरे का दिखना, और विस्तृत परावर्तन के अंदर जैसे आसपास की वस्तुओं का दिखाई देना, यानी जब मिरर के अंदर हम अपना फेस देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक प्रश्न देखते हैं हम, यानी हमने पढ़ा कि प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उनके रंग हमें परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देते हैं। फिर हमने परावर्तन के प्रकार भी देखे हैं बच्चों। तो आपको ये देखना है कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो बच्चों ये तो श्योर है कि आकाश का रंग नीला हमें परावर्तन की घटना के कारण ही दिखाई देता है, लेकिन बच्चों ये कौन सा परावर्तन होगा ये हमें यहाँ देखना है। तो बच्चों हम देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश है वो वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है तो उसके अंदर उसे धूल के कण और गैसीय जो कण हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है, और उनसे गुजरने पर वो प्रकाश का जो नीला रंग है, यानी प्रकाश आ रहा है वो कैसा दिखाई देता है, हमें सफेद दिखाई देता है। जो 7 रंगों का मिश्रण होता है उनमें से वो क्या कर देता है, नीला जो रंग है उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, और वो होता है बच्चों विसरित परावर्तन। यानी उस नीले रंग को वो क्या कर देता है, फैला देता है, जिसके कारण बच्चों आकाश हमें नीला दिखाई देता है। और इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो आकाश हमें किस तरीके का दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे ये देखना है। प्रश्न देखते हैं बच्चों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल के कण और गैसीय कण उस प्रकाश के नीले रंग का परावर्तन कर देते हैं। यानी नीले रंग का क्या कर रहे हैं, परावर्तन करते हैं। यह विसरित परावर्तन होता है, और विसरित परावर्तन के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था कि आने वाला जो प्रकाश है वो क्या करता है, परावर्तक पृष्ठ से टकराता है और अलग अलग दिशाओं के अंदर विसरित हो जाता है, फैल जाता है, और जिसके कारण बच्चों नीला प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, और इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न को आपको इस तरीके से समझना है कि जब हम आकाश को देखते हैं, आकाश हमें नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नीले रंग को वो क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। यानी इसके अंदर परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो परावर्तन हमें ध्यान रखना है कौन सा होगा, विसरित परावर्तन। यानी उस नीले रंग का जो परावर्तन हो रहा है उस नीले रंग को वो क्या कर रहा है, फैला रहा है। यानी इसके अंदर विसरित परावर्तन हो रहा है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, दर्पण। यानी हम ये देखते हैं कि दर्पण होता है वो क्या होती है, एक प्रकाशीय युक्ति होती है, और इसके अंदर जैसे ये परावर्तन के सिद्धांत पे ही काम करता है दर्पण। इसी के साथ बच्चों ये जैसे एक ग्लास की तरह होता है, जिसके एक तरफ तो क्या होता है, परावर्तक तल होता है, और दूसरी तरफ इसके पॉलिश की जाती है। अब बच्चों इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो ये हमने मान लिया एक दर्पण है, यानी ये है एक कांच की तरह है। अब इसके एक तरफ तो हमने मान लिया ये है परावर्तक तल, यानी जिस पर प्रकाश की किरण टकराती है, और इसके बीच में हमने शो कर रखा है सिल्वर की पॉलिश। यानी इसके अंदर ये जो परावर्तक आवरण के रूप में सिल्वर की पॉलिश की गई है, और इस सिल्वर की पॉलिश की चमक को बनाए रखने के लिए बच्चों किसी रंगीन पदार्थ की पॉलिश की जाती है। तो इस तरीके से ये एक दर्पण तैयार हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यह एक ग्लास यानी कांच है, जिसमें एक तल परावर्तक तल होता है जो दूसरी तरफ पॉलिश करके बनाया जाता है, और इस डायग्राम के अंदर भी हमने इसी तरीके से शो कर रखा है। यानी ये तो हो गया परावर्तक तल, और बीच में सिल्वर कलर की जो पॉलिश की रखी है उसका मतलब है बच्चों ये परावर्तक आवरण हो गया, और इसकी सुरक्षा करने के लिए यानी इसकी चमक को बनाए रखने के लिए बच्चों किसी रंगीन पदार्थ यानी रंगीन पॉलिश की जाती है। बच्चों हम देखते हैं जैसे हम हमारे घरों के अंदर मिरर के अंदर हमारा फेस देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उस मिरर का जो फ्रंट वाला जो भाग होता है बच्चों वो तो होता है परावर्तक पृष्ठ, और उसके पीछे की तरफ जो पॉलिश की हुई होती है रंगीन पदार्थ की वो होता है उसकी सिल्वर की जो पॉलिश की गई है, यानी जो परावर्तक आवरण बनाया गया है उसकी सुरक्षा करने के लिए। और इसी तरीके से हमने इस डायग्राम में भी यही बता रखा है। नेक्स्ट देखो बच्चों, दर्पण के प्रकार। यानी हमने कहा एक तल किस तरीके से काम कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ की भांति या परावर्तक तल की भांति काम करता है। तो ये परावर्तक तल के अनुसार ही जो दर्पण होंगे बच्चों वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण। तो नाम से ही पता चल रहा है यानी समतल, यानी जिसकी परावर्तक जो पृष्ठ होती है वो कैसी होगी, प्लेन होगी यानी
समतल होगी। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, जिसका परावर्तक तल समतल होता है, यानी हमें नाम से ही समझ में आ जाएगा समतल दर्पण का मतलब क्या होगा कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ समतल होती है उसे बच्चों कहा जाता है समतल दर्पण। अब जैसे ये परावर्तक तल है तो ये हमने मान रखा है कैसा है, यानी प्लेन है। अब इस तरीके से इसके एक तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है और ये समतल दर्पण तैयार हो जाता है। अब बच्चों हम समतल दर्पण के अगर देखें तो जैसे ड्रेसिंग में हम हमारा जो चेहरा देखते हैं तो ड्रेसिंग का जो मिरर है वो कैसा है, समतल दर्पण है। इसी तरीके से अगर हम पनडुब्बियों के बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए जो पेरिस्कोप का यूज करते हैं उसके अंदर भी बच्चों क्या होता है, समतल दर्पण ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोलीय दर्पण। तो इसके अंदर हमें परिभाषा समझ में आ जाएगी, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है या खोखले गोले का एक भाग होता है या परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, वक्रित होता है, उसे बच्चों हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है या परावर्तक तल गोलीय होता है उसे बच्चों कहा जाता है गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण है वो परावर्तक पृष्ठ कौन सी तरफ है, यानी ये मानकर हम देखते हैं इसको दो प्रकार में डिवाइड कर दिया गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं परवलयाकार दर्पण, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। जैसे टेलीस्कोप के अंदर जो मिरर है उसके अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है, परवलयाकार दर्पण लगा रहता है। इसी तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि जो सौर भट्टियां होती हैं उसके अंदर भी कौन सा दर्पण लगा रहता है, परवलयाकार दर्पण ही लगा रहता है। और ये परवलयाकार दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंबों में प्रकाश को क्या करता है, यानी बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने दर्पण के प्रकार के अंदर देखा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण, जिसकी परिभाषा के अंदर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। समतल दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है, समतल होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है, गोलीय होता है। और परवलयाकार दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अब बच्चों हम गोलीय दर्पण हैं जिसके दो प्रकार हैं, उत्तल और अवतल दर्पण, तो हम आगे इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी जैसे हम इस बच्चे को देखें तो ये बच्चा है, ये जहाँ यानी मिरर के अंदर अपनी इमेज देख रहा है, यानी अपना इमेज जब इसमें देखेगा तो ये बच्चा हम ये देखते हैं कि समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों उसके अंदर क्या होता है, यानी प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा बनता है। किस तरीके से देखें, जैसे ये बच्चा खड़ा है तो इसका जो प्रतिबिंब इसे दिखाई दे रहा है, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि इसके पैर इसको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हो प्रतिबिंब के अंदर और सिर नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रहे ना, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब है वो इसे सीधा ही दिखाई देता है समतल दर्पण के अंदर। दूसरा बच्चों हम कह रहे हैं कि प्रतिबिंब इसके अंदर कैसा बनता है, आभासी बनता है, यानी ये बच्चा अपना इमेज इस मिरर के अंदर जब देख रहा है, अगर हम इस मिरर के सामने कोई पर्दा गिरा देते हैं यानी कोई कपड़ा डाल देते हैं तो क्या उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब हम कहते हैं कि समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो होता है आभासी। उसके बाद में बच्चों हम ये देखते हैं कि जितने आकार की वस्तु होती है उतने ही आकार का उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इस तरीके से हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये क्या है, एक समतल दर्पण है। अब इसके अंदर क्या है, परावर्तक तल तो समतल है और इसके एक तरफ क्या की गई है, पॉलिश की गई है। अब ये बच्चों क्या है, जैसे ये बी डैश एक मुख्य अक्ष हमने मान ली और ये क्या है, एक वस्तु रखी हुई है। अब ये वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस समतल दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, यानी परावर्तित हो रही है। और इस तरीके से जैसे ये परावर्तित होकर यानी ये प्रकाश की किरण पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा। यानी ये ए बी तो हमने मान लिया एक वस्तु है और ए डैश बी डैश है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है जो हमें डॉट डॉट से शो कर रखा है लाइन में, तो ये हो जाएगा बच्चों आभासी प्रतिबिंब। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि जितनी दूरी पे हमने क्या है, समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में भी लिखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये यू क्या होती है, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, और v होती है बच्चों समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी। और ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है बच्चों वो इस समतल दर्पण से बराबर होती है। अब हम इसे लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा
होता है एवं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी जितने आकार की हमने दर्पण के सामने वस्तु रखी है उतना ही उसका आकार प्रतिबिंब के अंदर दिखाई देता है। यानी जब हम मिरर के अंदर हमारा फेस देखते हैं तो हमें यही दिखाई देता है ना कि हमारा फेस जो दिखाई दे रहा है और जितना आकार है उतने ही आकार का हमें दिखाई देता है प्रतिबिंब के अंदर। इसी तरीके से बच्चों हमने यहाँ आभासी शब्द जो लिखा है इसका मतलब है कि ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये हम जैसे ही कोई पर्दा डाल देते हैं यानी कोई कपड़ा डाल देते हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है समतल दर्पण के अंदर जो भी हम वस्तु रखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। यानी जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर बनता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यानी जब हम क्या करते हैं, यानी जैसे ड्रेसिंग मिरर है उसके अंदर हम हमारी इमेज देखते हैं तो देखते हैं उस समय क्या होगा कि जैसे मैं अपनी इमेज इस मिरर के अंदर देख रही हूँ तो उस समय क्या होता है बच्चों कि जो मेरा राइट हैंड है वो तो मुझे लेफ्ट हैंड की बात ही दिखाई देता है और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मुझे राइट हैंड की बात ही दिखाई देता है, यानी उल्टा दिखाई देता है। और यही होता है बच्चों पार्श्व परिवर्तित। यानी समतल दर्पण के अंदर जब हम हमारा प्रतिबिंब देखते हैं तो वो प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। अब बच्चों इस लाइन को हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे एक ड्रेसिंग का जो मिरर है जिसमें मैं अपनी छवि देख रही हूँ तो उसके अंदर क्या होता है कि जितना मैं पीछे की तरफ खिसकती जाती हूँ उतना ही पीछे की तरफ हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। एंड पार्श्व परिवर्तित का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी जैसे ही आप क्या करोगे, मिरर में अपनी इमेज देखते हो तो आपका जो राइट हैंड होता है वो आपको लेफ्ट हैंड की बातें दिखाई देता है और जो आपका लेफ्ट हैंड होता है बच्चों वो आपको राइट हैंड की बातें दिखाई देता है। उसके बाद में हमने कहा कि प्रतिबिंब तथा बिंब है वो दोनों ही क्या करते हैं, एक ही चाल से गति करते हैं। यानी जितना आप पीछे की तरफ खिसकते जाते हो उतना ही पीछे दर्पण से आपका प्रतिबिंब होता है वो खिसकता जाता है और जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमें वस्तु के आकार का ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का नज़ारा हमने यहाँ देखा है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण, यानी ये क्या होते हैं ये हमें परिभाषा के रूप में बताना है। अब बच्चों इस डायग्राम के अंदर देखो आप, जैसे हमने कहा कि ये बच्चा है और ये क्या खड़ा है, एक मिरर के सामने खड़ा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी ये इसका जो दायां हाथ है वो उसे इमेज में कैसा दिखाई देगा, बायां हाथ दिखाई देता है और जो बायां हाथ है वो उसे किस तरीके से दिखाई देता है, दाएं हाथ की तरफ, यानी उल्टा दिखाई देता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई पड़ता है और यही हमने इस डायग्राम के अंदर बताया है, तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई पड़ता है और इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। और ये बच्चों पूछते हैं कि पार्श्व उत्क्रमण क्या है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप समतल दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब देखते हो तो आपको जो दायां हाथ है वो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, बाएं हाथ की तरह, और जैसे आपका जो बायां हाथ है वो आपको दिखाई देता है दाएं हाथ की तरह। तो ये चीज़ आप अपने घर में जो दर्पण है उसके अंदर भी देख सकते हो, उससे ही आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, यही बात छपे अक्षरों से प्रकट होती है। यानी एक पेपर के ऊपर हम अक्षर लिख लेते हैं, जैसे हमने F लिखा, G लिखा, और उनको हम क्या करते हैं, समतल दर्पण के अंदर देखते हैं। तो बच्चों वो अक्षर हमें कैसे दिखाई देते हैं, यानी उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे ये क्या है, एक समतल दर्पण है और ये मैंने पेपर के ऊपर F लिखकर इस समतल दर्पण के अंदर देखा है, तो ये F मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बात है ना वो अक्षरों के अंदर भी प्रकट होती है। यानी अक्षर भी हमें कैसे दिखाई देते हैं, पार्श्व उत्क्रमण की घटना के कारण उल्टे दिखाई देते हैं। यदि हम किसी कागज पर छपे अक्षर एक दर्पण के सामने रखकर पढ़ें तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। और इस चीज़ को आप एक पेपर पे अक्षर लिख के आप मिरर के सामने लेके जाना, तो उसमें आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखो बच्चों,
एक इम्पोर्टेंट नोट है, यानी जैसे हम कहते हैं कि ए है, एच है, एम है, इसी तरीके से ओ है, आई है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। ये जो अल्फ़ाबेट हैं बच्चों, इनको अगर हम देखते हैं तो इनकी सम्मिति होती है, यानी ये सिमेट्रिक होते हैं। और सम्मिति के कारण बच्चों ये जो अक्षर हैं ये हमें पार्श्व उत्क्रमण के कारण दिखाई तो वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी इनके अंदर हम ये अनुभव नहीं होता कि पार्श्व उत्क्रमण हो रहा है। लेकिन बच्चों इन अक्षरों के अंदर भी क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है, लेकिन सम्मिति के कारण वो हमें अनुभव नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सम्मिति के कारण अंग्रेजी के अक्षर ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई के दर्पण से बने प्रतिबिंबों में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है, यद्यपि इनमें भी पार्श्व उत्क्रमण होता है। अगर आपसे ये अक्षर देके आपसे पूछ ले कि क्या इन अक्षरों के अंदर पार्श्व उत्क्रमण होता है, प्रतिबिंब जो दिख रहा है उसके अंदर, तो आपको क्या बताना है कि ये जो अक्षर होते हैं इनमें सम्मिति के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके अंदर पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर भी क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के अंदर बच्चों हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, यानी ऐसा दर्पण जो क्या हो, खोखले गोले का ही एक भाग हो, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या फिर वक्रित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक तल वक्र या गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, और इनका निर्माण कांच के खोखले गोले से होता है। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब इसके अंदर एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है बच्चों अवतल दर्पण। अब बच्चों ये हमने मान लिया क्या है, ये कांच के खोखले गोले का ही भाग होते हैं। तो ये जो कांच का खोखला गोला है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि परावर्तक तल कौन सा होगा, और इसी के आधार पर हम उत्तल और अवतल दर्पण को समझेंगे। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण ऊ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो उभरा हुआ होगा। यानी इस कांच के गोले के अंदर हम देखें तो ये जो उभरा हुआ भाग है बच्चों, ये तो क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ होगा उत्तल दर्पण के अंदर, और इसके अंदर की तरफ बच्चों क्या कर दी जाती है, पॉलिश की जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यानी उत्तल दर्पण जो होता है उसके अंदर उभरा हुआ जो भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है। और जो बच्चों अवतल दर्पण है इसके अंदर हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी ये ऐसे शुरू हो रहा है ताकि आप इनके अंदर कंफ्यूज नहीं हो, और ए का मतलब अवतल होगा, और ऐसे ही क्या हो रहा है, अंदर शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ऐसा दर्पण जिसके अंदर क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, वो अंदर वाला हो, यानी दबा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है, और तब हम उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और इसके बाहरी भाग की तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। अब इस हम कांच के खोखले गोले के अंदर देखें तो हमने कहा अवतल ऐसे शुरू हो रहा है, और ए का मतलब अंदर, यानी इसका जो अंदर का भाग होता है बच्चों वो तो किसकी तरह काम करता है, परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है, और इसके उभरे हुए भाग पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण। अब एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों आपको, यानी उत्तल और अवतल दर्पण आपको समझ में आ गए होंगे। ऊ का मतलब उत्तल और ऊ का मतलब उभरा, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है वो तो बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और ऐसे अवतल और ऐसे ही अंदर, यानी जिसका अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है वो हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। अब बच्चों उत्तल और अवतल दर्पण को एक नाम और भी कहते हैं, जैसे उत्तल दर्पण को हम कहते हैं अपसारी दर्पण, और जो अवतल दर्पण होता है बच्चों उसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको क्या कर देता है, अपसारित कर देता है, यानी फैला देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अपसारी दर्पण। और जो अवतल दर्पण होता है बच्चों इसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट देखो बच्चों कि हम ये देखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए हमने क्या बताया था कि जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, और अवतल दर्पण के अंदर हम लिखेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, यानी अंदर वाला जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करे। तो इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होगे, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, गोलीय दर्पण के अंदर हमने कहा था कि उत्तल दर्पण या जिसे हम क्या कह सकते हैं अपसारी दर्पण, और
अवतल दर्पण या फिर इसे हम कह सकते हैं अभिसारी दर्पण। अब बच्चों इस चीज़ को हम एक चम्मच का डायग्राम है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। यानी हमारे घर के अंदर चम्मच सबकी मिलेगी, तो उस चम्मच को लेकर आप इस चीज़ को समझना कि इनके अंदर उत्तल और अवतल दर्पण कौन से हैं। तो बच्चों जब चम्मच हम देखते हैं तो इस तरीके से जो चम्मच की शेप है इसके अंदर जो दबा हुआ भाग है, यानी वो जब परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये तो होता है अवतल दर्पण, और जो उभरा हुआ भाग होता है चम्मच का बच्चों वो होता है उत्तल दर्पण। तो इस डायग्राम के अंदर भी हमने यही बता रखा है, ये जो चम्मच का डायग्राम है इसके अंदर ये धंसा हुआ जो भाग है बच्चों वो होता है अवतल दर्पण, और इस चम्मच का जो उभरा हुआ भाग होता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो उभरा हुआ भाग पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है बच्चों, तभी तो हम कहते हैं ये क्या है, उत्तल दर्पण है। और जब दबा हुआ भाग यानी अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है तब हम उसे कहते हैं ये अवतल दर्पण है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ उभरा या बाहर की ओर हो, वक्रित तथा अंदर की तरफ पॉलिश की गई हो। यानी इस डायग्राम के अंदर बच्चों आप देखोगे तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ की भांति काम कर रहा है, और इसके अंदर की तरफ क्या की गई है, पॉलिश की गई है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण या फिर अपसारी दर्पण। उसके बाद में बच्चों हम अवतल दर्पण के इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर दबा हुआ भाग या अंदर वाला भाग है वो तो क्या है, परावर्तक पृष्ठ की भांति काम कर रहा है, और इसके बाहर की तरफ क्या की गई है, पॉलिश की गई है। यानी परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो तथा ऊपरी भाग पर पॉलिश की हुई हो तो वो बच्चों होता है अवतल दर्पण। अपसारी का मतलब क्या है कि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और अभिसारी का मतलब क्या है कि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए अवतल दर्पण को हमने कहा अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट देखो बच्चों, अवतल और उत्तल दर्पण के अंदर हम अंतर देखते हैं। तो बच्चों जैसे ही मैंने आपको उत्तल और अवतल दर्पण पढ़ाए तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि इनके अंदर हम अंतर क्या लिखेंगे। तो बच्चों हमने अवतल दर्पण को क्या कहा, अभिसारी दर्पण, यानी ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। दूसरा हम कहते हैं कि उत्तल दर्पण है उसको हमने कहा अपसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो एक अंतर तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा हम ये कहते हैं कि अवतल दर्पण ऐसे शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका अंदर का जो भाग होता है खोखले गोले का वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है, यानी दबा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों वो ऊ से शुरू हो रहा है, और ऊ का मतलब है जिसका उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है, तब हम उसे कहते हैं ये उत्तल दर्पण है। तो ये दो अंतर तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है बच्चों उससे वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं, और जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों उससे सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है बच्चों उसके अंदर क्या होगा कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का भी बन सकता है, उससे बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों उसके अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव, और जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों उसकी फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव। तो हम इन्हें लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, और यही मैंने आपको बताया था कि अवतल ऐसे शुरू हो रहा है और ऐसे ही हम बोलते हैं अंदर, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है या अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, वो बच्चों कहलाता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण ऊ से शुरू हो रहा है, और ऊ का मतलब है उभरा हुआ, यानी उत्तल दर्पण का जो परावर्ती पृष्ठ होता है वो कैसा होगा, उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। उसके बाद में उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा बन सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो
ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो बच्चों होती है धनात्मक। अब ये जो फोकस दूरी क्या होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे, और ये किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ये हम देखेंगे गोलीय दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर। अब बच्चों हमने यहाँ दो शब्द काम में लिए हैं, वास्तविक और आभासी। यानी दर्पण के अंदर जो हम इमेज प्राप्त कर रहे हैं, यानी जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त कर रहे हैं अवतल दर्पण से, वो हमें वास्तविक और आभासी दोनों प्राप्त हो रहे हैं। और उत्तल दर्पण में हमने कहा कि हमें प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये वास्तविक और आभासी क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से जो फिल्म देखते हैं उसके अंदर बच्चों अगर हम उसके ऊपर पर्दा भी गिरा देते हैं, यानी जैसे उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो भी उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्टर के सामने आपने कोई पर्दा गिरा दिया और तो भी वो हमें दिखाई दे रही है फिल्म। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब है, जैसे हमने कहा कि समतल दर्पण में जैसे यानी ड्रेसिंग मिरर के अंदर हम हमारी छवि देख रहे हैं, और अगर हम उस ड्रेसिंग के सामने कोई कपड़ा डाल देते हैं तो क्या हमें हमारी इमेज दिखाई देती है? क्या हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसके अंदर उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये बच्चों आपसे अवतल और उत्तल दर्पण के अंदर अंतर पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। या फिर बच्चों वो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अपसारी और अभिसारी दर्पण के अंदर अंतर लिखो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। और जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, यानी अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसके साथ ही बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गाड़ी है उसके साइड में जो मिरर लगा रहता है उसके लिए तो यूज किया जाता है उत्तल दर्पण, और इसी के साथ गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है बच्चों उसके अंदर यूज किया जाता है अवतल दर्पण। इन चीज़ों के अंदर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। यह आपसे 1 नंबर के प्रश्न के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो गाड़ियों के बगल का जो शीशा होता है उसके अंदर कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। और गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसके अंदर कौन सा काम में लेंगे? अवतल दर्पण। या आपको अपसारी और अभिसारी नाम से भी पूछ सकता है, तो इस चीजों का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रतिबिंब, यानी जो हम मिरर के अंदर हमारी छवि देख रहे हैं बच्चों वही क्या है? प्रतिबिंब है। यानी जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तित होकर ही हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और उसका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बन जाता है, और वो छवि हमें दिखाई देती है। और जो छवि हमें दिखाई दे रही है बच्चों वही क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। यानी जैसे हम मिरर के सामने जो हमारी छवि देख रहे हैं, या इसी तरीके से गाड़ियों के साइड के अंदर जो मिरर लगा हुआ है उसके अंदर पीछे से आने वाले वाहनों का जो छवि दिखाई दे रही है या जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो वही क्या है? प्रतिबिंब होता है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है, और इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो छवि हमें दिखाई देती है वही बच्चों क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब बच्चों प्रतिबिंब बनने के लिए एक शर्त होती है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो कम से कम 2 होनी चाहिए, और वो 2 परावर्तित किरणें क्या हो? या तो प्रतिच्छेदित हो या फिर प्रतिच्छेदित होती हुई हमें प्रतीत हो। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या है? काटती हुई या तो हमें प्रतीत होनी चाहिए या फिर वो काटनी चाहिए, तभी प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें, आपको यहाँ ध्यान रखना है कौन सी किरणें होंगी? वो परावर्तित किरणें होंगी, प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, वही क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यानी हमने कहा कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होनी चाहिए या फिर प्रतिच्छेदित होती हमें प्रतीत होनी चाहिए। तो आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, मैंने ये शब्द पहले भी बताए हैं। वास्तविक का मतलब क्या है? कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो होता है बच्चों
आभासी प्रतिबिंब। और इनको मैंने आपके एग्जाम्पल उनके आधार पर भी आपको बता दिया कि जैसे वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोजेक्टर पर जब हम फिल्म देखते हैं, अगर उसके सामने हम पर्दा डाल देते हैं तो भी हमें वो पिक्चर दिखाई देती है। इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब है उसको मैंने आपको बताया कि जैसे ड्रेसिंग मिरर है, उसके सामने हम कोई कपड़ा डाल देते हैं तो हमें हमारी छवि उसके अंदर दिखाई नहीं देती। इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद में बच्चों हमने कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब दो परावर्तित किरणें क्या करती हैं, यानी प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब है वो बच्चों तब बनता है जब वो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई हमें प्रतीत होती है, यानी उसका आभास होता है। इसके अलावा बच्चों हम ये देखते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, यानी अगर हम उस प्रतिबिंब को देखते हैं तो उस प्रतिबिंब के अंदर वो हमें उल्टा दिखाई देता है। और जो आभासी प्रतिबिंब है वो बच्चों हमें सीधा दिखाई देता है। तो इनके अंदर हम अंतर किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर हम लिखेंगे यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। आभासी प्रतिबिंब के अंदर क्या लिखेंगे हम, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। इस चीज को ध्यान रखना है, वास्तव में अगर वो प्रतिच्छेदित होती है तब तो हम उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर वो हमें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं उस समय हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। यानी अगर हम क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को अगर देख रहे हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, और आभासी प्रतिबिंब है वो हमें सीधा दिखाई देता है। अगर हम ड्रेसिंग मिरर के अंदर जो हमारी छवि देख रहे हैं, या जैसे साइड के अंदर जो उत्तल दर्पण लगा हुआ है गाड़ियों के अंदर, उसके अंदर पीछे से आने वाले जो वाहन है वो उसे सीधे ही दिखाई देते हैं प्रतिबिंब के अंदर। इसी तरीके से हमने कहा कि ड्रेसिंग मिरर के अंदर जब हम हमारी छवि देखते हैं तो उसके अंदर ऐसा थोड़ी है कि हमारा हेड तो नीचे की तरफ दिखाई दे और हमारे पैर ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो छवि हमें दिखाई दे रही है वो सीधी दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंदर अंतर भी पूछ सकते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनका आगे हम दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके अंदर अध्ययन करेंगे, यानी उनके अंदर ये परिभाषाएं जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो काम में आएंगी कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं वक्रता केंद्र, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है बच्चों वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इन डायग्राम के अंदर देखें बच्चों तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या है, इसका जो अंदर का भाग होता है वो तो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है और इसके उभरे हुए भाग पर क्या की गई है, पॉलिश की गई है। और ये है बच्चों उत्तल दर्पण, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इसका जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है और इसके अंदर की तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। अब बच्चों इस डायग्राम के अंदर देखें, जैसे अवतल दर्पण के अंदर ही हम, तो ये क्या है, यानी इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र बिंदु है वही क्या कहलाता है बच्चों, वक्रता केंद्र, और जिसे हमने कैपिटल सी के द्वारा डिनोट कर रखा है। इसी तरीके से बच्चों उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के अंदर भी क्या है, ये जो गोला है इस गोले का जो केंद्र बिंदु है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल सी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से गोले का जो केंद्र बिंदु होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ध्रुव, यानी दर्पण का जो वक्रित पृष्ठ है उसका जो मध्य बिंदु है बच्चों वही क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, यानी पोल कहलाता है, और इसे हम कैपिटल पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कहा ये क्या है, अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण के अंदर मान लिया बच्चों ये क्या है, गोले का वक्रित पृष्ठ है, और इस वक्रित पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है ये जिसे हमने पी से डिनोट कर रखा है बच्चों, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण के अंदर आ गया बच्चों, जैसे ये हमने मान लिया कि ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और इस परावर्तक पृष्ठ को क्या है, यानी इसका जो मध्य बिंदु है वही क्या कहलाता है,
ध्रुव कहलाता है और जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, दर्पण के वक्रित पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं यानी P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये तो आ गया अवतल दर्पण के लिए और ये आ गया उत्तल दर्पण के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, मुख्य अक्ष। अब बच्चों ये मुख्य अक्ष क्या होती है, इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यानी दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है वही बच्चों क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये इस तरीके से अवतल दर्पण के लिए हमने माना ये इसका क्या है, ध्रुव है और इसका वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है बच्चों वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्स कहलाती है। और इसी तरीके से उत्तल दर्पण के अंदर हम देखें तो ये उत्तल दर्पण के अंदर क्या है, ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है बच्चों वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे परिभाषा, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इन डायग्राम के अंदर भी आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो बच्चों, मुख्य फोकस या फिर इसे हम फोकस बिंदु भी कहते हैं और इसे कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जो फोकस बिंदु होता है बच्चों इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये है हमारा अवतल दर्पण। अब बच्चों इस अवतल दर्पण के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, अंदर का जो भाग है वो करता है परावर्तक पृष्ठ की भांति काम और इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। अब बच्चों ये वाली है, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष हो गई। और ये हमने AB कोई वस्तु है जो रखी हुई है अनंत पर। अब इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो मान लिया मुख्य अक्ष के क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। और इस दर्पण से टकराकर यानी इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जब ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के मिलती हैं बच्चों उसे ही क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहा जाता है और उसे हम कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमने बताया अवतल दर्पण के लिए। इसी तरीके से बच्चों हम उत्तल दर्पण के अंदर देखते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उभरा हुआ जो भाग है ये उभरा हुआ भाग किसकी तरह काम करता है, परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है और इसके अंदर की तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। और ये हमने मान लिया इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्स है यानी मुख्य अक्ष है। और ये कोई AB वस्तु रखी हुई है अनंत पर। इस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस मुख्य अक्ष के क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। और जब इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात जो परावर्तित किरणें होती हैं वो जिस बिंदु पे हमें मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी जैसे हमने डॉट डॉट करके शो कर रखा है ना, इसका मतलब ये किरणें मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है, इनका हमें आभास हो रहा है। तो वही बच्चों क्या कहलाता है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है और इसे हम कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों इनकी परिभाषा में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम अवतल दर्पण के लिए तो क्या कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे तो हम कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु और जिसे हम कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमने बताई अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण के लिए हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो है हमारी मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पे हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहा जाता है बच्चों फोकस बिंदु या मुख्य फोकस और इसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इनकी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे तो कहा जाता है अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु या मुख्य फोकस और इसे कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो उत्तल दर्पण है उसके लिए हम परिभाषा क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है या जिसे हम मुख्य फोकस भी कहते हैं और उसे हम कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने अवतल और उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु या मुख्य फोकस की परिभाषा है उसको देखा है। नेक्स्ट देखो बच्चों,
फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी होती है बच्चों, इसको हम स्मॉल f के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों इन डायग्राम के अंदर देखें, जैसे ये हमने कहा अवतल दर्पण का डायग्राम है और ये है हमारा उत्तल दर्पण का डायग्राम। तो बच्चों ये फोकस दूरी होती है, ये क्या होती है, दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के मध्य की जो दूरी है, यानी ये जो डिस्टेंस है बच्चों, यही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, और जिसे हम स्मॉल f के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम उत्तल दर्पण के अंदर देखते हैं, जैसे उत्तल दर्पण के अंदर क्या आ जाएगा, ये तो इसका ध्रुव और ये आ जाएगा फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की जो ये दूरी है बच्चों, इसे ही क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, और इसे हम स्मॉल f के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्रुव P और फोकस बिंदु F के मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमने इस डायग्राम के अंदर भी आपको बताया है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वक्रता त्रिज्या। अब बच्चों ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जैसे हम अवतल दर्पण के अंदर देखते हैं, सबसे पहले ये मान लिया हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है, यानी इस वक्रित पृष्ठ का जो मध्य बिंदु हमने बताया था क्या होता है, ध्रुव होता है, और जो खोखले गोले का केंद्र बिंदु होता है उसे हमने कहा था वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की जो ये दूरी होती है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए क्या जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो गया और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, उसे ही क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और इसे कैपिटल R के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र C व ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और इस तरीके से मैंने आपको इन डायग्राम के अंदर भी बता दिया। नेक्स्ट देखो बच्चों, द्वारक, यानी किसी भी दर्पण की जो वृत्ताकार परिधि है या वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है, वही बच्चों क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है, और दर्पण का जो द्वारक है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। अब बच्चों इन डायग्राम के अंदर हम देखें तो ये है अवतल दर्पण का डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर हमने कहा कि क्या है, वृत्ताकार परिधि दर्पण की या फिर क्या है, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही क्या कहलाता है, उस दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब बच्चों इसको मान लिया मैंने ये वाला इतना सा दर्पण ले लिया, इसका मतलब इसका द्वारक क्या हो गया, छोटा हो गया ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर मैं इसको बीच से यहाँ से कट करूँ, यानी यहाँ से इसको मान लूँ, तो ये वृत्ताकार परिधि है, ये इसकी क्या कहलाएगी, द्वारक कहलाती है, और ये बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है कि दर्पण का जो द्वारक है वो छोटा और बड़ा हो सकता है। इसी तरीके से बच्चों ये आ गया उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए भी क्या आ जाएगा, यानी किसी भी दर्पण का जो वृत्ताकार परिधि है या वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है, वही क्या कहलाता है, उस दर्पण का द्वारक कहलाता है, और ये छोटा या बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, उसकी फोकस दूरी से 2 गुनी होती है, और फोकस दूरी को बच्चों हमने स्मॉल f के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। तो हमने यहाँ बता रखा है कि छोटे द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो उसकी फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, R बराबर 2f, यानी जो ये वक्रता त्रिज्या है वो इसकी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है छोटे द्वारक के अवतल दर्पण के लिए। अब बच्चों इस चीज़ को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, यानी ये हमने मान लिया m डैश क्या है, एक प्रिंसिपल एक्स है इस दर्पण की, और ये है बच्चों अवतल दर्पण, यानी जिसका अंदर का भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है। अब बच्चों इस प्रिंसिपल एक्स पे अंदर हमने कहा ये है इसका वक्रता केंद्र, जिसे हम कैपिटल C के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये है बच्चों फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, जिसे हम कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हमने बताया था कि दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है ये वाली, तो ये तो होती है वक्रता त्रिज्या। और उसके बाद में हमने ये भी बताया था कि दर्पण का ध्रुव P और फोकस बिंदु या मुख्य फोकस है उसके बीच की जो दूरी है बच्चों वो कहलाती है फोकस दूरी, और जिसे हम स्मॉल f के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें इस लाइन के अंदर यही बताया गया है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर है, और इस डायग्राम के अंदर भी हमें यही दिखाई दे रहा है।
यानी ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या से हमें आधी दिखाई दे रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर हमें दिखाई दे रही है। तो हम इस तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि r बराबर 2f, या फिर हम लिख सकते हैं f बराबर r/2। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी छोटे द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है बच्चों, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होगी, त्रिज्या की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की, वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो किसी तरीके से भी आपको लैंग्वेज देके प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको डायग्राम भी बनवा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो छोटे द्वारक के अवतल दर्पण होते हैं उनकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरीके से आपको इन फॉर्मूला और इन डायग्राम को ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चों हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने आज पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने ये देखा था कि प्रकाश की ही घटनाओं के कुछ उदाहरण बताए थे मैंने आपको, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि तारे हमें आकाश के अंदर टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और उनके टिमटिमाने का कारण बच्चों मैंने बताया था प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसको हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जैसे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी हमने कहा कि दर्पण के अंदर जो हम हमारी इमेज देख रहे हैं वो किस तरीके से बनती है, वास्तविक बनती है या आभासी बनती है, जिनको हमने यहाँ देखा भी है लेकिन उनका विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही बच्चों हमने ये भी देखा था कि इंद्रधनुष का बनना, यानी बरसात के समय क्या होता है, जो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि परावर्तन की बजाय कौन सी घटना होती है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जो प्रकाश की ही एक घटना होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों उसके अंदर क्या होता है कि जो बरसात की जो बूंद है वो एक प्रिज्म की भांति काम करती है, और जब प्रकाश की किरण उस बूंद से गुजरती है यानी उस प्रिज्म से गुजरती है, वो तो 7 रंगों की पट्टिका के अंदर विभाजित हो जाती है, और उसे ही बच्चों कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। और इस वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, यानी आकाश के अंदर हम रेनबो का सुंदर नजारा देख पाते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने कहा था कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है, जो क्या है, प्रकाश की ही एक घटना है और जिसे हम विवर्तन के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने परावर्तन की घटना का विस्तृत रूप से अध्ययन करा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है, और इस घटना को हमने कहा था परावर्तन। उसके बाद में बच्चों हमने परावर्तन के नियम देखे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि आपतन कोण जो क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में बनता है, जिसे हम स्मॉल आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और परावर्तन कोण जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में बनता है और जिसे स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका मान बराबर होता है। तो ये हमने पढ़े थे परावर्तन के नियम, और हमने ये भी कहा था कि जो परावर्तन के नियम होते हैं वो गोलीय पृष्ठों सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। इसके बाद में बच्चों हमने ये कहा था कि जो परावर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है, जैसे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अगर हम मिरर के अंदर हमारी जो इमेज देख रहे हैं तो जो हमारा चेहरा दिखाई देता है वो तो होता है नियमित परावर्तन, और उस चेहरे के आसपास की जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, यानी जब हम हमारी छवि देखते हैं तो छवि के साथ साथ आसपास की जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो होती हैं बच्चों विसरित परावर्तन का उदाहरण, जिसके अंदर मैंने आपको इनकी परिभाषा भी बताई थी कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात अगर वो निश्चित दिशा में परावर्तित हो रही है तो वो तो होता है बच्चों नियमित परावर्तन, और जब प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर विसरित हो जाती है तो वो होता है विसरित परावर्तन। उसके बाद में बच्चों हमने दर्पण देखे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण, और ये होते हैं परावर्तक पृष्ठ के अकॉर्डिंग। यानी समतल दर्पण होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है, गोलीय दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, और जो परवलयाकार दर्पण होता है उसके अंदर जो परावर्तक पृष्ठ होता है बच्चों वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। उसके बाद में बच्चों मैंने आपको बताया कि समतल दर्पण के अंदर हम आसानी से समझ सकते हैं ड्रेसिंग मिरर के द्वारा। उसके बाद में हमने देखा कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर मैंने आपको बताया कि ये ऊ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है और अंदर की तरफ इसके पॉलिश की जाती है। और
अवतल दर्पण है वो ऐसे शुरू हो रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ या दबा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है और इसके ऊपरी भाग पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। उत्तल दर्पण को हमने कहा था अपसारी दर्पण और जो अवतल दर्पण था उसको बच्चों हमने कहा था अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी इसलिए कहा क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है और जो अवतल दर्पण होता है वो आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए हमने उसे कहा था अभिसारी दर्पण। और उसके बाद में बच्चों मैंने आपको थोड़ा बहुत ये भी बताया था कि जो उत्तल दर्पण अगर हमें याद रखना हो तो इस तरीके से याद रखेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है वो गाड़ियों का जो बगल का शीशा होता है यानी साइड जो मिरर होता है उसके अंदर यूज में लिया जाता है और जो अवतल दर्पण होता है वो गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर लगा रहता है। उसके बाद में बच्चों हमने उत्तल और अवतल दर्पण के अंदर अंतर देखा था और इसी के साथ हमने समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा और पार्श्व परावर्तन या पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं ये हमने देखा। और उसके बाद में बच्चों हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंदर अंतर पढ़ा था। तो ये उत्तल अवतल में अंतर या फिर हम कह सकते हैं अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण के अंदर हमसे पूछ सकते हैं अंतर, तो ये हमें ध्यान रखना है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के अंदर अंतर पूछ सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बच्चों हमने देखी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो हम आगे जब प्रतिबिंबों का बनना देखेंगे दर्पण के अंदर तो उस वहाँ हमारे ये काम में आएंगे, यानी उस जगह हम इनको यूज में लेंगे। और उसके बाद में बच्चों हम कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके देखते हैं जो पीछे हमने पढ़ा है उन्हीं पे ही आधारित है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या है कि जब हम प्लेन मिरर यानी ड्रेसिंग का जो मिरर है उसके अंदर हमारी छवि देखते हैं तो उसमें क्या होगा बच्चों कि जो हमारा राइट हैंड है वो हमें दिखाई देता है लेफ्ट हैंड की तरह और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमें दिखाई देता है राइट हैंड की तरह। यानी हमारा जो प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है और इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन या पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। और इस चीज़ को हमने ये भी कहा था कि अगर हम एक पेपर पे अक्षर लिखकर उनको अगर मिरर के अंदर देखते हैं समतल दर्पण में तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं। तो हम हमारा आंसर क्या लिखेंगे, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है और यही पार्श्व परावर्तन है। और ये पार्श्व परावर्तन कहाँ बनते हैं बच्चों, समतल दर्पण के अंदर हमने देखा था। समतल दर्पण में निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे ये हमने मान लिया क्या है, प्लेन मिरर है और यहाँ हमने पेपर पे F लिखा और उस F को हमने इस प्लेन मिरर के अंदर देखा तो इसकी जो इमेज हमें दिखाई देती है वो उल्टी दिखाई देती है और यही बच्चों क्या है, पार्श्व परावर्तन है। नेक्स्ट देखो बच्चों, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ये चीज़ जैसे ही आप प्रश्न देखोगे आपको दिमाग में एक छवि बन जाएगी, यानी गोलीय दर्पण तो आपको याद आ जाएगा, यानी जो क्या हो, खोखले गोले का ये एक भाग हो या जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या वक्रित हो वही क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और इनके प्रकार भी आपको याद आ जाएंगे, यानी उत्तल और अवतल दर्पण होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण, यानी आंसर के अंदर हम बताएंगे कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक तल वक्र या गोलीय होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब बच्चों इस उत्तल दर्पण के अंदर हमने बताया था कि ये ऊ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक तल की भांति काम करता है और इसके अंदर के भाग की तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। उसके बाद में बच्चों हमने बताया था कि अवतल दर्पण ऐसे शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका अंदर का भाग यानी जो खोखला गोला है कांच का उसका अंदर का भाग या दबा हुआ भाग होता है बच्चों वो परावर्तक तल की भांति काम करता है और इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। इसी के साथ बच्चों आपके इनके दूसरे नाम हैं वो भी आपको याद रखनी है। जैसे उत्तल दर्पण को हमने बताया था अपसारी दर्पण और जो अवतल दर्पण है उसको मैंने आपको बताया था अभिसारी दर्पण। ये भी मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है और जो अवतल दर्पण है वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने कुछ प्रश्न भी हल करके देखे। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के अंदर
परावर्तन को विस्तृत से अध्ययन करा, यानी हमने देखा कि परावर्तन की घटना क्या होती है, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने ये भी देखा बच्चों कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो इस परावर्तन की घटना के कारण ही उनके रंग हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, उनके उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझा कि इनकी परिभाषा क्या होगी। फिर हमने समतल दर्पण यानी दर्पण के प्रकार के अंदर समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखा, और हमने गोलीय दर्पण के अंदर उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं ये देखा, और साथ में बच्चों हमने कुछ परिभाषाएं और पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है और कुछ प्रश्न इनको हल करके देखा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।